मैथ पे हम सब लोग जो डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के बारे में, उसी प्रॉपर्टी को आगे हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं। तो हम सब लोग क्या पढ़ रहे थे कि कल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जान रहे थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आज हम देखेंगे दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहला आप जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है आपको, इफ मैट्रिक्स A and B are commutative, अगर दो मैट्रिक्स हमारे क्या है कम्यूटेटिव है, देन तब क्या होता है A B इक्वल क्या हो जाता है B। ठीक है ना, मतलब दो मैट्रिक्स ओवर मल्टीप्लिकेशन पे बात हो रही है। ओवर मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे तो होता ही है, ओवर एडिशन पे बात तो हो ही जाती है कि वो कम्यूटेटिव होता है। लेकिन ओवर मल्टीप्लिकेशन की बात किया जाए तो ओवर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इक्वल क्या हो जाता है बी हो जाता है। दूसरी कंडीशन, इफ मैट्रिक्स A and B are not commutative या एंटी कम्यूट है ना, क्या करते हैं एंटी कम्यूटेटिव कर दिया जाए, इसको कम्यूटेटिव कर दिया जाए। मैट्रिक्स A and B are commutative with each other, लिख दे थोड़ा each other क्या लिख रहे हैं, then if matrix A and matrix B are anti-commute, then ये क्या है, दूसरे से एंटी कम्यूट है, देन तब ये क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल माइनस टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब कहने की ये है कि अगर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, कम्यूट कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो आपस में इक्वल होगा। मतलब उनको इंटरचेंज करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होंगे। लेकिन अगर वो एंटी कम्यूटेटिव होगा या एंटी कम्यूट करेगा तो एंटी कम्यूट में क्या होता है कि उसमें क्या बन जाता है, माइनस टाइम आ जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी गई है, चलिए इसके बाद में भी नोट में आपको लिखाएंगे। ये दो मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो, मतलब कम्यूटेटिव हो भी सकता है और कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है। तो एक छोटा सा नोट करके हम लिखा देते हैं। छोटा सा नोट ये है, टू मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स क्या हो जाए, दो मैट्रिक्स नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये इसको कॉमन में लिखा जाए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। मतलब कहने की है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कोई जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो जाए, है ना। जैसे आप ये कभी मत सोचना कि मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ठीक, या मैट्रिक्स हमेशा एंटी कम्यूटेटिव होता है। ये कभी आप जो है मतलब इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कोई जरूरी नहीं कि कम्यूटेटिव हो या नहीं हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल में सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई 0 0 1 0 0 0 0 0 0
और दूसरी मैट्रिक्स है बी इक्वल टू, मान लेते हैं ये नॉन नल मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से अगर हम ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी क्या आ जाएगा, पहला रो पहले कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 0 0 0 मतलब 0 आ गया। फिर इसको इससे करेंगे तो भी 0, फिर ये भी 0, फिर इनसे करेंगे तो भी 0, मतलब ए भी क्या आ गया हमारा, नल मैट्रिक्स आ गया। और बी ए की बात करें तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए में अगर हम बात करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 0 बन गया, फिर 1 0 0 दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 ये भी 0 हो गया। लेकिन जैसे ही 1 0 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 1 बना देगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके 0। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, देखो ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है, लेकिन बी ए क्या है, नॉन नल मैट्रिक्स है, तो क्या आपस में इक्वल है, ये नहीं इक्वल है ना। समझ रहे हैं ना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कोई जरूरी नहीं कि कॉम्यूटेटिव हो जाए, और अगर आपको कॉम्यूटेटिव दिखाना ही है कोई बात नहीं, इस एलिमेंट को उठा के आप यहाँ रख दो, बस कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, करके देख लेना आ जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, करके देख लेना। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वही आ जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है और कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्यूटेटिव का केस। अगली बात करते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो जाए तो क्या मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, हो सकता है। जैसे अगली प्रॉपर्टी हमारी, इफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, मतलब ए और बी का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। इसका मतलब ये कभी मत समझना कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ये कभी मत समझना कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लिख देते हैं a इक्वल if a into b equal to 0, it means need not be implied, need not be implied a equal to 0 और b equal to 0। ये कभी मत समझना क्योंकि ये बात केवल नंबर सिस्टम में होती है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। नंबर सिस्टम में अगर दो एक नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि या फिर a 0 होगा या फिर क्या होगा, b 0 होगा। ये केवल नंबर में होता है, नंबर सिस्टम में होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स हमारी क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, ठीक। मतलब ऐसा मत सोचना कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि नॉन नल होने के बावजूद भी क्या होता है, नल मैट्रिक्स बना देता है। जैसे अभी हम सब लोग एग्जांपल लिए थे, शायद आपको याद होगा, a इक्वल टू क्या लिया था, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ये लिया गया था, और b इक्वल टू नॉन नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0, ये दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है ना। इनका प्रोडक्ट करके देखिए क्या आता है, इनको यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0, यहाँ पे 1 कर देते हैं। जरा इनका प्रोडक्ट करके देखो, ये दोनों क्या है आपके, नॉन नल मैट्रिक्स हैं, दिख रहा है ना। अब इनका जरा प्रोडक्ट करो, यहाँ पे क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी क्या है, b नॉट इक्वल टू 0 है ना। लेकिन दोनों का जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0, फिर अगला वाला भी 0, लेकिन लास्ट में आपको 1 मिल जाएगा जब यहाँ से आप प्रोडक्ट करोगे। तो क्या नल आया,
तो नल तो नहीं है ना। नल मतलब बड़ा बड़ा सा होगा, जीरो हम छोटा सा बना रहे हैं, ये बड़ा साइज। अच्छा, जब बड़ा सा आप बनाओगे तो इसको नल है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। ठीक, समझ में आ गया। अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसी में एग्जाम्पल में खूब बना देता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलना। दूसरी बात, अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार दो बार उसी स्वयं से, तो उतने टाइम्स हो जाता है, वो पावर के फॉर्म में हो जाता है। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज पॉसिबल है, लेकिन तभी होगा जब उसके ऑर्डर क्या हो, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, है ना। तो अगली बात करते हैं। अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी इफ A is a square matrix of order n। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m है ना। मेन ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक, ये ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन A या A into A या A into A into A डॉट डॉट ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक, मतलब इनको अगर स्वयं से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, और इसको हम चलो अगर बात किया जाए डिनोट करने की, तो कैसे डिनोट करेंगे, एंड डिनोटेड या डिनोट ए की पावर एम। ए की पावर एम मतलब ये हो गया कि ए इंटू ए कितने टाइम्स है, या वो कितना है, एम टाइम्स। ठीक, मतलब कहने की है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन चाहे जितनी बार करो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है एसोसिएटिव किया था, एसोसिएटिव बताने की मतलब अगली जो प्रॉपर्टी है बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है, उसको आप लोग थोड़ा केयर करके पढ़िएगा, क्योंकि वो आपका जहाँ तक हमको आशा है काफी हेल्प करेगा। एक प्रकार से यानी ट्रिक टाइप का वो है, देखिएगा। इफ sum of each element in a row, क्या कर रहे हैं हम सब लोग, if sum of each elements in each row, प्रत्येक रो की बात कर रहा है। if sum of each row in each element in each row क्या है, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई हमारी मैट्रिक्स है ए, किस टाइप का है, ए आई जे एन बाई एम ऑर्डर का है। इफ सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑर्डर एम बाई एन, ए एन बाई एम, ईच ए मतलब ये हो गया कि अगर हम सारे रो का सम करते हैं किसी मैट्रिक्स में, और उनके सारे रो का सम का मतलब सम जो है हर रो का क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एंड सम ऑफ ईच एलिमेंट in each row, each element in each row of a matrix, दूसरी मैट्रिक्स है हमारी
बी इक्वल मान लेते हैं बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, एन बाई एम है। ठीक है, इच बी, मतलब कहने की ये है कि ए की जितनी भी रो हैं जब हम सबका सम करते हैं तो सर सबका सम जो आता है वो ए आता है, और जब हम दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं उसमें सारे रो का जब हम सम करते हैं तो उसका सम क्या आता है, बी आता है। तो इनके जो प्रोडक्ट का सम होगा वो कितना हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट का, देन द सम ऑफ each element in each row of a matrix AB, each ये क्या हो जाता है, AB हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लो, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा A है उनके सारे रो का सम A होता है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स B है उनके सारे रो का सम B है, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद उनके सारे रो का सम क्या हो जाएगा, वो AB हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे इससे रिलेटेड, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, जिसे कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A, सपोज दैट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इनका सम हम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, A मिल रहा है, मतलब सबको प्लस कर दो आप। तो सबको प्लस करने पर, इनका प्लस करने पर ये आ रहा है, इनका प्लस करने पर ए आ रहा है, इनका प्लस करने पर ए आ रहा है। ये पहली मैट्रिक्स की बात हो रही है। दूसरी मैट्रिक्स इसे मान लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स क्या है, सपोज दैट B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये दिया गया है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। और इनका जो हम सम कर रहे हैं सारे रो का, इनका भी अगर सम कर दिया जाए तो इनमें मान लेते हैं ये बी दे रहा है, ये भी अगला वाला भी बी दे रहा है, ये भी बी दे रहा है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कहने जब हम इनका ए बी निकालेंगे तो इनमें भी जो रो बनेगा हमारा, है ना, 3x3 ऑर्डर का जो रो बनेगा इसमें भी क्या बनेगा, ये ए बी होगा, ये भी ए बी होगा, ये भी ए बी होगा। ठीक, समझ गए ना, कहने का मतलब ये हो गया, कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया 3x3 ऑर्डर का या उससे अधिक ऑर्डर का दिया गया है, और इनके सारे रो का सम ए आ रहा है, और दूसरे मैट्रिक्स से सारे रो का सम बी आ रहा है, तो उनके प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, हर रो का ए बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी देखो, परेशान मत होइए, अभी इसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल भी बताएंगे। पहले इसी से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी और है उसको भी बता देते हैं। अगली है हमारी, ये तो मान लेते हैं हमारा पहली प्रॉपर्टी थी, इससे रिलेटेड अगली यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, दूसरी बना लेते हैं। इफ सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच रो, अब जहां पर रो है वहीं पे क्या कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं। ठीक है, if sum of each element in each column of a matrix A is A and sum of each element in each, यहां पे क्या कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं, each column of a matrix B
इज बी, देन द सम ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ईच, अब यहाँ पे रो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। इन ईच कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी इज क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मतलब जो प्रोसेस आपका रो में हुआ था वही सेम टू सेम प्रोसेस क्या है आपका कॉलम के लिए। समझ रहे ना, है ना। जैसे मान लेते वहां पे आपने क्या किया था, सारे रो का सम किया था, तो सारे रो का सम सबका क्या आ रहा था, ए आ रहा था, दूसरे का बी आ रहा था। वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे रो का कर रहे थे, यहाँ पे कॉलम का कर रहे थे। प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, तो रो की जगह पे कॉलम हो गया। अब वही कंडीशन अगर कॉलम के साथ क्रिएट होती है तो वो भी क्या हो जाता है, उनका जब हम सम करेंगे सारे कॉलम का तो क्या बन जाता है आपका, ए बी बन जाता है। ठीक है, आगे चलें। ये तो हो गया हमारा कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल, मान लो ये 16 और ये हो गया 4, कितना आ गया 20। इस तरह से आपको सेट करना है कि सबका सम क्या बने 20 बने। अगला क्या मान ले, दूसरा रो मान लेते हैं ये 3 है और ये 17, ये भी 20 बन जाएगा। और इसको 2 कर ले, इसको 18 कर ले। इनके सारे रो क्या आ रहे हैं, 20 20 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, सबका सम 20 बनेगा। और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं बी इक्वल टू ले, ये हमारा किस आर्डर का है, 3/2 आर्डर का हो गया। और अगली मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, अगली मैट्रिक्स कैसे ली जाएगी, 2 समथिंग आर्डर की होगी, क्योंकि जो इसका कॉलम होता है उसका रो इक्वल होता है। तो इसका मान लेते हैं क्या है, 1 कर ले और यहाँ 5 कर ले, ठीक है। यहाँ 7 कर ले, यहाँ पे 2 कर ले, है ना, 1 5 7 2 और 2 3 कर दिया जाए, 2 3 कर देते हैं। अब क्या इनका देखो सम आ रहा है इक्वल, तो कितना बनेगा 7 1 8 8 2 10, ये भी क्या हो गया 10 हो गया, 2 3 5 5 क्या हो गया 10, चलिए इक्वल मिल गया। ये किस आर्डर का है, 2/3 आर्डर का है। अब आपको ऐसे मैट्रिक्स दे दिया, अब पूछ लिया ए बी के सारे एलिमेंट का सम निकालिए। तो मैट्रिक्स मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि देख लेंगे कि उनके सारे रो का या सारे कॉलम का सम का इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तब तो हमारा काम लगभग बन गया। अब हमको क्या करना है, ए बी निकालना है। तो ए बी में आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको पता है अगर ए बी निकालेंगे तो 3/3 आर्डर का मिलेगा, है ना, 3/3 आर्डर का मिलेगा ना। तो हमने क्या बताया था, इनका जो रो बनेगा उसी में क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 20 का प्रोडक्ट 10 के साथ। तो पहले रो में कितना कितना हो जाएगा, 20 × 10 बराबर 200। वैसे दूसरे की बात किया जाए, ये भी क्या हो जाएगा 200, ये भी क्या हो जाएगा 200। तो सारे एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा 600। तुरंत आंसर मिल गया, मजा आया ना। ए के सारे एलिमेंट का सम, हर रो का 20 20 मिल गया, इसका भी 10 10 मिल गया। अब हमको क्या कह रहा है, पूछ रहा है बताइए कि इसमें सारे एलिमेंट का सम क्या होगा। तो सारे एलिमेंट का सम, अब हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं था बैठ के इनको से मल्टीप्लाई करो फिर एक जोड़ो, तब तो हो गया, एग्जाम निकल गया, काम खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ही पता है, वो ये देखता है कि आप कितने ज्यादा प्रॉपर्टी को आप जानते हो। वो जानता है कि मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जानते हो, इसलिए आपको मल्टीप्लाई नहीं कराएगा। वो ये देखना चाहता है कि आप आंसर जानते हो, प्रॉपर्टी को होल्ड करना जानते हो, तो वो चीज पूछता है। तो देखो प्रोडक्ट तो करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमको क्या मिल गया 600। मतलब ये हो गया कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद सारे एलिमेंटों का सम कितना आएगा 600 आएगा।
यही चीज अगर हमको बीए में करना हो, बीए का प्रोडक्ट निकालना हो, तो बीए में क्या होगा, बीए में अब इनका आर्डर क्या बनेगा, 2/2 आर्डर का बनेगा। तो 2/2 आर्डर का बनेगा तो कोई बात नहीं, पहला रो का क्या बनेगा 20 × 10 कितना बनेगा 200, इसका क्या बनेगा 200, इनका सम क्या आएगा 400। ये आंसर होगा। मतलब एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर ए बी का पूछ रहा है सारे एलिमेंट का सम तो 600 और बी के सारे एलिमेंट का सम पूछ रहा है कितना हो जाएगा 400। ओके डन, समझ गए ना। अब कोई डाउट तो नहीं है, आगे चला जाए। चलो अब शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। एक एग्जांपल और ले ले सोच रहे हैं, चलो एक और दे देते हैं, जैसे थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए। ये तो हमारा रो से रिलेटेड था, है ना। एक कर लेते हैं दूसरा कॉलम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किस तरह से है, ये दिया है 1/3 1/3 1/3, इनका सम क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब कॉलम में क्या मिलना चाहिए 1। अगला क्या बना देते हैं 1/2 1/4 1/4, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अगले में क्या बना दिया जाए, अगले में कर देते हैं 5 - 6 और यहाँ पे क्या कर दें 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये दिया है इफ a = 1/3 1/3 1/3 आपका कॉलम के फॉर्म का इस टाइप का, तो निकालना है। एंड इफ a की पावर 100 दिया गया है, आपको बताना है जो हमारा a की पावर 100 है वो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है। वो मैट्रिक्स मान लेते हैं b है, ठीक। और b क्या है, Bij के फॉर्म का है, 3/3 आर्डर का। अब हमको बताना है यहाँ पे b क्या होगा, ठीक है। b क्या, हाँ ठीक, तो हमको फाइंड करना है देन समेशन I = 1 to 3 समेशन j = 1 to 3, ठीक। Dij कितना होगा, किसकी बात पूछे, तो मैट्रिक्स दिया गया है इस टाइप का, a की पावर 100, मतलब जब हम a को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलता है b, ठीक। अब उसमें सारे रो और सारे कॉलम का सम कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके सारे कॉलम का जो सम आया है वो कितना आया है 1 है ना। मतलब सॉल्यूशन में लिखने जा रहे हैं सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कितना है 1। तो अब बात करनी है सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर 100 की बात करेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं सबका सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो वैसे ही अगर हम सारे एलिमेंट की पावर 100 करके सब निकाल दें तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 100, मतलब क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यह कोई डाउट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनका सम करेंगे, हर रो का सम कितना आ रहा है। जैसे वहां पर हमने क्या किया था, पहले का a आया था दूसरे का b आया, अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता, a दोनों हो जाता, तो इनका जब प्रोडक्ट करते क्या हो जाता a² बनता। अब यहाँ पे क्या है, सब इक्वल है। अब वहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स थी, यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स है। तो जब एक ही मैट्रिक्स है तो बार बार क्या बनेगा, उसमें पावर बनता चला जाएगा, है ना। तो वैसे ये भी है, अगर इनके पावर इनके सभी कॉलम का सम 1 आ रहा है तो
तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, चाहे जितनी बार प्रोडक्ट करेंगे, या तो हमने 100 कर दिया, 200 टाइम्स अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 200 टाइम्स प्रोडक्ट करने का मतलब ये हो गया कि इन्हीं के ऊपर 100 चढ़ा दीजिए आप, इन्हीं के ऊपर 100 कर दीजिए, जो सम करने पर आया है, समझ रहे हैं ना, जो सम करने पर आया है उसी को 3 टाइम्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी इनके प्लेस पे क्या दे देता, 2 आ जाता, अब इसकी वैल्यू पूछ लेता तो आप क्या कर देते, 100 टाइम्स करना था, 100 मल्टीप्लाई करते, इनके पावर क्या करते थे, 100 कर देते, फिर इनका सम कहता तो सबको क्या कर लेते, ऐड कर लेते। तो इसे यहाँ भी कह रहा है कि सारे कॉलम का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें कह रहा है कि a की पावर अगर 100 कर देते हैं तो उसमें सारे एलिमेंट का सम कितना होगा, इनकी पावर 100 करोगे, इनकी भी पावर 100 करोगे, इनकी भी पावर 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, और सबका सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यही पूछ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन समेशन i इक्वल टू 1 to 3 समेशन j इक्वल टू 1 to 3 bij इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, डाउट तो नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा से इसे से रिलेटेड मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक आंसर तो क्लियर हो गया होगा। ये जो कम्यूट की बात चल रही थी, एंटी कम्यूट की बात चल रही थी, इसी पे एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप सब लोग जो है, जैसे हम जितना बता रहे हैं, आप जो है इसका एक नोट्स बनाइएगा, ट्रिकी नोट्स बनाइएगा, उसको आप बाई हिट जैसे हम आपको नोट करा रहे हैं वैसे आप भी इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा ना तो आपको जो आप कुछ देखे हुए हैं वो भी शायद दिमाग से उतर जाए, तो आपका नोट्स ही आपके लिए एक गाइडेंस का काम करेगा, जो गाइड करेगा आपको एग्जाम में, है ना। देखिए हम यहाँ पे जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल भी बताते चले जा रहे हैं, जैसे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे ही उसमें यूज होगा, या कैसे कॉन्सेप्ट अपन हम वहाँ पे लगाएंगे, है ना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश में भले लिख रहे हैं लेकिन उसका सेंस जो है वो आपको हिंदी में ही बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो हम दोनों लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी में क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका हमको हिंदी में मतलब ही नहीं पता, और ज़्यादातर अगर आप सब लोग BSc या MSc किए होंगे तो वहाँ भी देखिए, पहली बात तो इंटरमीडिएट तक हिंदी चलता है, उसके बाद आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपका हिंदी छूट जाता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जिनका हम सब लोग हिंदी नहीं जानते, है ना। अब जैसे अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात किया जाए फिर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या होता है, समितता होता है, क्या होता है, क्योंकि शायद समितता होता है। तो जो हमारे सबके बिहेवियर में चलता आ रहा है वही बार बार अगर हम सब लोग यूज करेंगे तो समझ में भी अच्छा लगेगा। तो आप लैंग्वेज की प्रॉब्लम को मत ऐसा डील करिएगा, क्योंकि ये जान के चलिएगा हम सब लोग BSc में से तो इंग्लिश में ही किए ना, हिंदी में तो किए नहीं, तो उनको आप समझने का प्रयास करिएगा, है ना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाते, इसलिए थोड़ा से इस बात की हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि होता है, क्योंकि हम भी जब पहले पढ़ते थे तो वहाँ भी पहली बार जब घर से निकले तो टोटल इंग्लिश ही चल रहा था, तो हमारे भी सर के ऊपर से जा रहा है ना। तो अगर सर के ऊपर से जा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सर के ऊपर से निकलता रहे, कभी ऐसा भी समय आएगा जब सर के नीचे से भी जाएगा, है ना। हमारे प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है, जब सर के नीचे जाएगा तब तो समझ में आएगा, कब तक हमारे सर के ऊपर टहले, किसी ना किसी दिन उसकी ऊंचाई को तो हम ले ही लेंगे ना। तो ये प्रयास आप बना के चलिए कि जो इंसान आज सर के ऊपर टहल रहा है ऐसा करें तो सर के नीचे आए, ये हमेशा एम बना के चलना चाहिए। बाकी हार जीत तो ज़िंदगी में सबके लगी रहती है, कोई ज़रूरी नहीं सफलता एक ही बार में मिल जाए, है ना। हर सफलता एक नई बुलंदी, एक नई चुनौती का एहसास कराती है ना। चलो बहरहाल आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे अगले कॉन्सेप्ट की, है ना। तो हमारे पास मान लेते हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं। अगला देखिएगा, इफ A and B are two matrices, then
of two matrices of order n, then n ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अगर हम उनका क्या कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है और नॉर्मल सी बात पे गलती हो भी जाती है और जनरली होता भी है। जैसे हम इनकी बात करते हैं तो हम सब लोग छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं वहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करके निकल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक नंबर की बात होती है ना, वहाँ पे एक रियल नंबर होता है। यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी हम मैट्रिक्स में मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर पे होता तब तो पॉसिबिलिटी बनती थी, तब तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स हमारे पास, तो a का स्क्वायर पॉसिबल है। अब हम अगला क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा ab प्लस ba बनेगा प्लस क्या बनेगा b स्क्वायर बनेगा। अगर आपको समझना है कैसे, यार देख लो, ab का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ab के साथ करना है। a इंटू a स्क्वायर हो गया, a इंटू b ab हो गया, b इंटू a ba हो गया, b इंटू b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। जब इनका आप प्रोडक्ट करोगे यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करते थे हम, तो लोग जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते, इन्हीं को हम लिख देते हैं 2ab, क्योंकि ये क्या है आपका गलत, राम यही आपका गलत कराता है। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, दो प्रॉपर्टी यहीं पे यूज हो जाती है, इसी तरह के दो प्रॉपर्टी निकलती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब यहीं पे हम दो केस बना लेते हैं। पहला केस हमारा है केस फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स A एंड B आर कम्यूटेटिव। क्या है आपका ये, कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव। देन अगर ये कम्यूटेटिव है तो हमने आपसे बताया था, अगर दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर रहा है तो AB का जो प्रोडक्ट होता है वो BA की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तब हमारा ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हो जाता है आपका A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA भी क्या बन गया आपका, AB बन गया, प्लस क्या हो गया B स्क्वायर। इनको आप क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मतलब अगर आपसे पूछ ले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कब होगा, तो आप कहेंगे जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे पर कम्यूट करते हैं। जब वो कम्यूट करेंगे आपस में तो क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और जब वो क्या करेंगे, एंटी कम्यूट करेंगे दूसरे केस में, केस नंबर सेकंड, इफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर एंटी कम्यूट, देन एंटी कम्यूट के बारे में हमने क्या बताया था, यहाँ तो AB इक्वल टू BA था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू माइनस BA हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab, और यहाँ पे क्या था, ba था, तो b हमारा क्या बन गया, माइनस ab हो गया, या इनको आप लिख सकते हो माइनस ba। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक आपकी प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। समझ गए ना, कि जब हमारा मैट्रिक्स कम्यूट करेगा तब हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही लग जाएगा जो जनरली हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जब हमारी मैट्रिक्स क्या करेगा, एंटी कम्यूट करेगा, तब ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या बन गया, ab माइनस ab मीन्स कट गया, तो ये क्या मिल गया आपको, a प्लस
बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो देखो एंटी कम्यूट में छोटा हो गया और कम्यूट में क्या हो गया, बड़ा हो गया। है ना, ये कंडीशन हो गई एंटी कम्यूट की और ये हो गया आपकी कम्यूट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये तो हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। अगला आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, याद होगा शायद आप सबको ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वैसे भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की तो ये सब तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, यही शायद कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूट की बात होती, कम्यूट और एंटी कम्यूट की, है ना। चलिए चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें क्या करते हैं, किन्हीं उनके रो को उनके कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए आई जी, कितने का है, एन बाई एम ऑर्डर का, ठीक। और इनको क्या कर दें, हम इस तरह से बना दें, किस तरह से, इनको कर दें ए जे आई और इनका ऑर्डर क्या कर दें, एम बाई एन कर दें। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी बनती है इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं, है ना। इसी को हम सब लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो हमारा रो बन गया। आपको बताए थे ना, ये पहला क्या होता है, रो होता है, दूसरा कॉलम। ये रो के नंबर ऑफ टर्म होते हैं, ये कॉलम के होते हैं। जैसे बात किया जाए कोई मैट्रिक्स हमारी ए इक्वल A11, A12, A13, A21, A22, A23, इनका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब इनका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का नोटेशन क्या होता है, ए डैश होता है, ए के ऊपर से बार लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना, जहाँ भी एन और एम था वो क्या बन गया, एम और एन बन गया। ये इंटरचेंज होकर क्या बनेंगे, A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23। ये क्या हो गया हमारा 3/2 ऑर्डर का। और देखिए क्या ये भी चेंज हुआ है, यहाँ पे पहले क्या था 1 2 था, ये क्या बन गया 2 1 चेंज हो गया। 1 3 था, 1 3 कहाँ गया, 1 3 यहाँ चला आया, पूरा ट्रांसफर हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या था 2 1 था, 2 1 क्या बन गया 1 2 बन गया। तो ये भी चेंज हो रहा है ना, मतलब इनके चेंज होने के साथ साथ इनके अंदर के भी ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम सब लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरा नोटेशन इनको हम इस तरह से भी देते हैं, चाहे इस तरह से लिख दो, चाहे दूसरा नोटेशन आप क्या है ए ट्रांसपोज, मतलब एक वो ऊपर जो है जो पावर के फॉर्म पे होता है और टी लगा दीजिए, तो उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात कर ले, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो बात हो गई। अब प्रॉपर्टीज की बात होती है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जब किसी मैट्रिक्स का हम सब लोग 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स पुनः वही आ जाती है ना। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमको जो पहले जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स फिर आ जाएगी। दूसरी बात, जब हम किसी मैट्रिक्स में
मान लेते कोई स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो उस स्केलर क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बेचारा वैसे वैसे रह जाता है और एक बार क्या हो जाता है, ट्रांसपोज का सिंबल लग जाता है, ये भी हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, तीसरी क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उनका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक साइड से ट्रांसपोज दिखता है, पहले बी पे लगेगा, फिर इसके बाद किस पे लगेगा, ए पे लगेगा। ठीक, मतलब ये क्या करता है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑपरेशन भी यूज करता है, ये रिवर्सल लॉ होता है, रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब ये क्या हो जाता है, रिवर्स काम कर जाता है। ठीक, ट्रांसपोज ऑपरेशन कर देते हैं। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, मतलब ये सेम टू सेम क्या होगा, ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चले। यही चार मेन प्रॉपर्टी की ट्रांसपोज से रिलेटेड। अब थोड़ा सा ही आपको बता दें कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर कॉन्जुगेट के बाद फिर आपका आएगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बाद फिर आपका उसी से रिलेटेड आपका बनता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट के रूप में आता है एलिमेंट। तो कॉन्जुगेट के डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, कॉन्जुगेट जिसे कहते हैं। देखो भैया, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, आप पूछ रहे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप तो जानते हो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई बन जाएगा ना इसका कॉन्जुगेट, है ना। तो कॉन्जुगेट कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब हम क्या कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो कॉन्जुगेट का जो सिंबल होता है ऊपर ऐसे बाल लगा देते हैं, तो ये होता है x माइनस आई, मतलब कहने की है जहाँ पे आई होगा अगर वो प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, जहाँ पे माइनस या प्लस करते हैं। मतलब ये है कि अगर हमको कॉन्जुगेट किसी का निकालना है तो आई को माइनस कर देंगे या फिर अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, वही उसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। थोड़ा सा इनको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं इस तरह से, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इसको हम चलो क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में अब यहाँ पे अगर इसको आप जानते हो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, एक्स कामा वाई लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स माइनस सॉरी एक्स कामा माइनस वाई। अब ये देखा जाए कि कहाँ पे आएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, एक्स कामा वाई इसी में तो आएगा, और ये किस में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसका मतलब जो हमारा जेड होगा वो शायद यही कहीं होगा, और जो हमारा जेड बार होगा वो कहाँ होगा, फोर्थ में होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, केवल चेंज कौन हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। मतलब ऊपर तो वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर इनका हम मिरर इमेज ले रहे हैं, मिरर इमेज किसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स तो हमारा फिक्स है, लेकिन वाई क्या हो रहा है, माइनस से प्लस बन रहा है या प्लस से माइनस बन रहा है। तो एक प्रकार से जो हमारा एक्स एक्सिस है ये मिरर का भी काम कर रहा है। मतलब कहने की ये है कि जेड में जब हम मिरर इमेज लेते हैं इस एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज मतलब एक्स की करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो ऊपर आप जानते हो जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वाई हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो वाई नेगेटिव होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे आने पर वाई क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है, तो जेड का भी तो कॉन्जुगेट बनता है।
ये क्या होता है आपका जेड कॉन्जुगेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो क्या है आपका, एक मिरर एक्सिस है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका मिरर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, किसी एक्स को हम चलो क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, इमेजिनरी एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे आप क्या है, रियल एक्सिस फिक्स हो गया और इमेजिनरी एक्सिस क्या हो रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, ये रियल एक्सिस को मतलब क्या कर रहा है, मिरर के करस्पॉन्डिंग बिहेव करके y को, मतलब जो आपका इमेजिनरी एक्सिस का जो आपका टर्म है उसको क्या कर दे रहा है, निगेटिव बना दे रहा है। तो उसी को हम चलो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको कॉन्जुगेट कहा जाता है। मतलब z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि एक्सिस कौन सा मिरर का काम करता है तो आपको क्या हो जाता है, रियल एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को यहीं पे एंड करते हैं। कल कॉन्सेप्ट को हम फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जहाँ तक हमको आशा है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, आप इसका पूरा एंजॉय ले रहे होंगे। हाँ, अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम सपोज दैट होती है तो आप जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप जो है कमेंट में आप बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।